बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक अहम वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ दोस्तों के फ़ोन कॉल या कुछ के मैसेज के ज़रिए ये कहा जाता है कि जो इससे पहले मैंने एक वीडियो जो अपलोड की थी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत आप इलीगल पोजेसर के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके ख़िलाफ़ आप इस्तग़ासा फ़ैल करके उसे 10 साल सज़ा दिलवा सकते हैं। तो आप ये सब कार्रवाई देखने से पहले सबसे पहले जो आपने देखना है कि वो आपकी जायदाद किसी मुश्तरका खाते में तो नहीं। अगर आपकी ज़राई जायदाद, ये ख़ास तौर पर ये देख लेना है कि आपकी जो जायदाद है वो ज़राई है या अंदरून हदूद कमेटी है। अगर आपकी जायदाद मुश्तरका खाते में जो है वो ज़राई है तो उसकी आप पहले तकसीम करवाएंगे असिस्टेंट कलेक्टर के पास। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वहाँ आप जाके उसकी पहले अपना वंडा अलहदा करवाएंगे। आप अपना जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है वो आप पहले अलहदा करवाएंगे। उसके बाद आप उसको बेदखली की कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जायदाद पर कोई कब्ज़ा करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई कर सकते हैं। मुश्तरका खाते में अगर कोई इलीगल काबिज़ है या उसके पास ज़्यादा रकबा है तो उसके ख़िलाफ़ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की कार्रवाई नहीं होगी जब तक आप तकसीम नहीं करवा लेते। तो मुश्तरका खाते में आपके पास जो सबसे अहम और पहली रेमेडी है वो आप मुश्तरका खाते में आप तकसीम करवाएंगे। तो जायदाद जब आप तकसीम करवा लेंगे तो उसके बाद आपके पास जो कब्ज़ा छुड़वाने के लिए रेमेडी है वो है कि आप उसके ख़िलाफ़ बेदखली की कार्रवाई करवाएंगे, उसको बेदखल करेंगे। उसके तहत आप अपनी जायदाद का या पोर्शन ऑफ लैंड जो आपका है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो मौजूद है, जो जमाबंदी में आपका जो हिस्सा मौजूद है, उसके मुताबिक वो आपको जायदाद दिलवा देंगे बेदखली के ज़रिए। तो आगे जो अंदरून हदूद कमेटी आपका अगर कोई रकबा है, कोई प्लाट है जो अंदरून हदूद कमेटी के अंदर आता है, म्यूनसिपल कमेटी के हदूद के अंदर आता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। जब आप कोई तकसीम उसको करवाना चाहते हैं तो आपके पास जो रेमेडी है वो है सिविल कोर्ट में। आप पहले उसको तकसीम सिविल कोर्ट से करवाएंगे और सिविल कोर्ट से ही आप बेदखली में जाएंगे। तो आगे बात है इस्तग़ासे की। जो फ़ौजदारी कार्रवाई में कह रहे हैं इस्तग़ासा दायर होगा, जिसमें 60 डे में आपको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी, जिसमें उसको 10 साल तक सज़ा हो सकती है और उसको साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो अगर आपकी जायदाद या आपके प्लाट पे कोई इलीगली तौर पे कब्ज़ा करता है जिसमें उसका कोई इस्तकाक नहीं, गैर कानूनी तौर पे आके कब्ज़ा कर लेता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप फौरी तौर पे जो आपके पास रेमेडी है वो आप इस्तग़ासे में चले जाएंगे। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत आप फाजिल सेशन जज साहब की अदालत में उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तो वो उस सूरत में है जब उस जो कब्ज़ा करने वाला है उसका कोई उस खाते में इस्तकाक ना हो और आपका या तो वंडा अलहदा हो, पहले से आप जायदाद तकसीम करा चुके हों, जो पोर्शन ऑफ लैंड है वो आपके कब्ज़े में हो और उसकी खसरा गिरदावरी अगर जो ज़राई है तो उसकी खसरा गिरदावरी आपके नाम हो। अगर वो अर्बन एरिया है तो वो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर है, आपका कोई प्लाट है शहर के अंदर या आपका कोई कॉलोनी के अंदर प्लाट है, तो उसमें आप एक बात ज़हन नशीन कर ले कि उसमें जब भी आप कोई प्लाट वगैरह किसी शहर में ख़रीदते हैं या किसी अर्बन एरिया में या किसी कॉलोनी के अंदर ख़रीदते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ततीमा ज़रूर कटवाएं। ततीमा क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी है कि आपके मशरक़ में कौन है, मगरिब में कौन है,
شمال میں آپ کی کس کی پراپرٹی ہے، جنوب میں کس کی ہے، تو ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ آپ کے جو پلاٹ ہے دونوں طرف سے اگر کوئی شرح عام ہے تو وہ لکھوائیں، اس کا یہ آپ لازمی لکھوائیں گے۔ شہری یا رورل پراپرٹی لیتے وقت اس بات کا یہ ضرور خیال۔ اور جو زرعی اراضی آپ خرید کرتے ہیں تو جب بھی آپ چاہے انتقال نہ ہوا ہو، آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ لازمی طور پر خسرہ گرداوری جب آپ قبضہ حاصل کرتے ہیں تو اس کی خسرہ گرداوری پٹواری کے پاس جا کر ضرور درج کروائیں، کیونکہ خسرہ گرداوری سے ہی آپ کا قبضہ شو ہوتا ہے۔ تو جب یہ اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری میں یا اسپیسیفک پرفارمنس کی سوٹ میں ہم جاتے ہیں تو جو سب سے بیسک انگریڈینٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوزیشن، قبضہ، کہ قبضہ جو اس جگہ کا ہے وہ کس کے پاس ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی پلاٹ خریدیں گے تو اس کے آپ زرعی ہوگا، اس کا خسرہ گرداوری ہوگا، اور جو شہری پراپرٹی آپ خریدتے ہیں تو اس میں تتمہ ضرور کٹوائیں۔ تتمے کے مطابق ہی آپ کا قبضہ شو ہوگا۔ اور جب بھی آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ایگریمنٹ میں بھی آپ جو قبضے کی حوالگی ہے اس کو ضرور تحریر کروائیں۔ اور اگر آپ سیل ڈیڈ تحریر کرواتے ہیں جو رجسٹری کہتے ہیں جس کو ہم، تو اس میں بھی آپ جو اس پراپرٹی کا تتمہ ہے وہ لازمی ہی تحریر کروائیں گے۔ تو یہ بہت سارے جو یہ نکات ہیں، آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ اسی میں پریشان ہوتے ہیں کہ جب کسی کی پلاٹ پہ یا جگہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب ہم کون سی ریمیڈی اویل کریں، اب ہم کس کے پاس جائیں۔ تو آپ کے پاس جو فوری ریمیڈی ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پلاٹ ہے وہ اگر زرعی اراضی ہے تو وہ تقسیم شدہ ہے۔ تقسیم شدہ اراضی اگر ہے تو اس کے خلاف آپ فوری طور پہ کمپلینٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی جو زرعی اراضی ہے تو وہ تقسیم نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو تقسیم کرائیں گے، اپنا جو حصہ ہے، جو ونڈا ہے، اس کو آپ علیحدہ کروائیں گے۔ تو اسی طرح جو سکنی پلاٹ ہے اس میں آپ تتمہ لازمی کٹوائیں، وہاں پہ آپ کا قبضہ ہونا چاہیے تو موقع پہ، اور اس کے لازمی طور پر جو ایگریمنٹ ہو یا سیل ڈیڈ ہو اس پہ آپ لازمی طور پر لکھوائیں کہ قبضہ حوالگی کے بارے میں۔ تو قبضہ وہاں پہ جیسے لکھا جاتا ہے کہ قبضہ موقع پر حوالے مشتری کر دیا گیا ہے، تو یہ فقرہ آپ لازمی، چاہے آپ ایگریمنٹ لکھوا رہے ہیں چاہے آپ سیل ڈیڈ تحریر کروا رہے ہیں، تو یہ لازمی طور پر۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر لیں، اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔